स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी IQ पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं एंड इट फील्स अ लिटिल ऑकवर्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, नॉट बिकॉज ऑफ द केस बट द नेम हियर गोज इन अ सिमिलर मैनर एज ऑफ माइंड। तो यहाँ पे मैं उत्कर्ष सिंह, आपका एंथ्रोपोलॉजी फैकल्टी, आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ उत्कर्ष उज्जवल से, जो कि ऑल इंडिया रैंक 68 को अचीव किए हैं। इस सक्सेस को इन्होंने इस 22 के अटेम्प्ट में यहाँ पे अचीव किया हुआ है। खास बात यह है कि इनका आई थिंक 4th अटेम्प्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उज्जवल। यस ओके। एंड इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे 2 फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस भी लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे हूं तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल आ गया होगा कि उत्कर्ष का जो यहाँ पे ऑप्शनल होने वाला है वो एंथ्रोपोलॉजी होने वाला है। उत्कर्ष कहीं का भी हो, ऑप्शनल उस नाम के साथ आपको एंथ्रोपोलॉजी ही देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर, क्यों उत्कर्ष ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लिया। और एक खास बात, अभी मेरी इनके साथ एक ब्रीफ एड्रेस यहाँ पे हमने किया वो एक दूसरे के बारे में जाना, तो एक खास बात यहाँ पे मुझे जानने को मिली कि इन्होंने प्रिपरेशन जो ऑप्शनल की है वो कंप्लीटली खुद से की हुई है, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिए हुए। तो वेलकम टू दिस सेशन उत्कर्ष, एंड फर्स्टली वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये जो लाखों लोगों का सपना होता है, लाखों लोग अपीयर करते हैं, उसको आपने फाइनली यहाँ पे क्लियर किया इन योर 4th अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने अभी मुझे बताया बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन कि आपका जो ग्रेजुएशन रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका रहा है, और वो भी आपने IIT गुवाहाटी से किया हुआ है जी। एंड एक मेयर कोइंसिडेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बिफोर कमिंग हियर, अभी जो गुड़गांव का हमारा स्टडी IQ का सेंटर है, आई वाज आल्सो वर्किंग इन गुवाहाटी ओनली। तो नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूटी है वो हमेशा फैसिनेट करती है। हमारा जो एक स्टेट है, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, नेटिव मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्कर्ष भी यहाँ पे बिहार के नेटिव हैं। तो सेम बेल्ट के हम लोग यहाँ पे हैं एंड वी बोथ वर एट अ सिमिलर टाइम फ्रेम, एक सिमिलर टाइम फ्रेम में हम वहां पे गुवाहाटी में थे एंड ऑप्शनल भी यहाँ पे सेम। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज उत्कर्ष के साथ उत्कर्ष की यहाँ पे देखने को मिल रही है। गुवाहाटी के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कीजिए उत्कर्ष, बिफोर वी मूव ऑन टू दी एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन। गुवाहाटी में 2015 में गया था। उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में जाना नहीं हुआ था, तो पहला एक्सपीरियंस ही था नॉर्थ ईस्ट का मेरा गुवाहाटी। और बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं कॉलेज जाने के पहले, या फिर नॉर्थ ईस्ट कैसा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो बोलूंगा मेरी लाइफ के बेस्ट 4 साल बीते हैं कॉलेज में। ऐसे दोस्त बने जो अभी तक मेरे साथ हैं, और बहुत सारे ट्रिप्स हैं कॉलेज की, मेमोरेबल ट्रिप्स हैं जो अभी तक हम उसको देखते हैं और याद करते हैं। कोई ऐसी जगह जो आपके बहुत ही करीब हो, ऐसा कोई स्पॉट वहां पे गुवाहाटी में? शिलोंग, फर्स्ट ईयर में हम शिलोंग गए थे, और आई थिंक 4th ईयर में हम भूटान गए थे वहां से। ओके, सो बाकी शिलोंग नॉर्थ ईस्ट और एरियाज भी। जी जी, इट्स लाइक 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आसाम। अगर आप गुवाहाटी से देखते हो तो 100 किलोमीटर की दूरी है, काफी जल्दी आप पहुंच जाते हो। एंड अ लॉट ऑफ लाइक द वेटेस्ट प्लेस और अर्थ जो है वो भी आपको वहां से थोड़ी दूरी पे चेरापूंजी एंड मौसिनराम का जो है। आई हैव आल्सो बीन सेम टाइम फ्रेम में, मैं भी वहां पे, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टूरिज्म, सो मैं भी वहां पे गया। और एक नोंगरिया करके विलेज है, दैट्स वेरी फेमस देयर, खासी की जो ट्राइब रहती है। और हमारा इंटरेस्ट लाजमी भी है बिकॉज वी आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना, हम यहाँ पे प्रोफेशनली उस डोमेन में है, एंड उत्कर्ष जी का ये एक ऑप्शनल रहा है। तो कल्चर से रिगार्डिंग जो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, आसाम इस, वैसे तो पूरा इंडिया इन जनरल हम बात करते हैं कि एक मेल्टिंग पॉट है ऑफ वेरियस कल्चर्स, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो क्या आपका इंटरेस्ट जब आप इस एक डाइवर्सिटी के हब पे थे तो ही से इंक्लाइंड हुआ था एंथ्रोपोलॉजी, या फिर ये किसी एक लेटर पॉइंट पे शिफ्ट आया जब आपने एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चुना? सर, ये तो मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट इन ट्राइबल्स मेरा कॉलेज के 4 सालों में ही डेवलप हुआ है। मैं आसाम और इन जनरल मेघालय, सिक्किम में जहां भी गया हूँ, अब मुझे ट्राइबल्स से इंटरेक्शन हुआ है। मैंने देखा उनको काफी क्लोज क्वार्टर से, और इन जनरल मेरा ट्राइबल लाइफ में इंटरेस्ट था। और जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था उस टाइम पे 2 चीजें हुई थी जो मुझे जिसके चलते मैंने एंथ्रो ऑप्शनल लिया था। पहले मेरे कॉलेज के सीनियर अक्षत जैन भैया, उनको रैंक आई थी, 2nd रैंक आई थी, बिल्कुल 2018 सीनियर। हाँ, और दूसरी चीज ये थी, जब मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा था उस टाइम पे मैंने सिलेबस देखा था, तो मैंने ये रियलाइज किया था कि एंथ्रो का पेपर 2, पहला पूरा पार्ट हमारी सोसाइटी के बारे में, और दूसरा सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट पूरा ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। तो मुझे लगा था कि इसमें मैं इन जनरल भी एज एन इंटरेस्ट भी पढ़ सकता हूँ। और उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी वाज आल्सो ट्रेंडिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर स्कोरिंग वेल। तो ये 4-5 फैक्टर्स, और एक और ये चीज थी कि बिकॉज मुझे सेल्फ प्रिपेयर ही करना था,
तो एक बड़ा फैक्टर ये था कि मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑनलाइन मीडियम पे ये होनी जरूरी थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने नोट्स डाले थे, बहुत सारे लोगों ने अपने टेस्ट कॉपीज डाले थे इंटरनेट पे। तो इन सब के थ्रू ही मैंने ये फाइनलाइज किया था कि एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और जिस सक्सेस रेट की यहाँ पे उत्कर्ष बात कर रहे हैं वो आपको 2022 के रिजल्ट में भी देखने को मिली। उत्कर्ष ने तो उसको एज एन ऑप्शनल चुन के एक रैंक को अचीव किया, 68 ऑल इंडिया रैंक इन्होंने अचीव की। साथ ही साथ आप टॉप 10 में भी देखते हो तो 4 रैंक्स हमें एंथ्रोपोलॉजी की देखने को मिलती है, इवन ऑल इंडिया रैंक 19। तो मल्टीपल रैंक्स आपको 2016-17 के बाद एक जो शिफ्ट देखने को मिला है, सैलाब हम कहते हैं, तो एक फैक्ट्री बन चुका है एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे टॉपर्स को प्रोड्यूस करता आ रहा है। एंड अक्षत जैन जी की उन्होंने बात की। इस साल भी अगर आप देखते हो तो एक नेटिव है, आई थिंक तेजपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो डॉक्टर मयूर हजारिका की अगर हम बात करें तो ही वाज आल्सो बिलोंगिंग। अगर हम देखें तो यूपीएससी का अगर क्रेज, क्योंकि आप अच्छा खासा समय वहां पे रुके हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही इंटेंसली हमें प्रोफाउंडली देखने को मिलता है, पर नॉर्थ ईस्ट में जब आप रुके हो तो आप किस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन रही? उनका जो एपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं जो रीजनल है उसके लिए तो काफी लोग अटेम्प्ट करते हैं, पर यूपीएससी के फ्रंट पे आपने क्या इंटरेस्ट को वहां ऑब्जर्व किया जब आप थे? एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया थोड़ा तो कम है वहाँ पे। मैं अपने कॉलेज में भी देखता था, जैसे जिस टाइम पे मैं था कॉलेज में उतना डेवलप नहीं था इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी की फ्रेटर्निटी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आईटी दिल्ली, कानपुर, बाकी सारे कॉलेजेस। बट ये चीज काफी इन अ पॉजिटिव वे चेंज हुई है लास्ट कुछ सालों में। बहुत सारे, लास्ट ईयर यश चौधरी भैया की रैंक आई थी 7th रैंक। इस ईयर आई थिंक रैंक 33, 57 एज वेल एज 68, 3 लोग हैं टॉप 100 में हमारे कॉलेज के। ओके, श्योर। जैसा कि आप बता रहे थे कि एक इंटरेस्ट लेवल जो है आपको कंपेयर टू दी नॉर्दर्न स्टेट्स वहां पे देखने को नहीं मिलता है, और इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में उत्कर्ष एक चीज कही जाती है कि इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो आना चाहते हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा बायोलॉजी से रहा हो, पर आपका आई थिंक एजुकेशनल बैकग्राउंड वाजंट रिलेटेड टू बायोलॉजी, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो। तो क्या इसमें आने के बाद आपको प्रॉब्लम हुई, या फिर आप इस मिथ में कितना मानते हो कि सिर्फ बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले ही एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शन लेके सक्सीड कर सकते हैं? सर मिथ ही है ये, मैं तो मानूंगा। इसमें रियलिटी नहीं है, बिकॉज इन जनरल एंथ्रोपोलॉजी बहुत होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करने को बोलता है। एंथ्रोपोलॉजी का कोर ही है होलिज्म। तो कोई भी चीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रादर देन गोइंग इन टू मच डेप्थ, हमें उसको होलिस्टिक वे में देखने को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, हमें बायोलॉजी को, अगर हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वो एंथ्रोपोलॉजी नहीं रहा, हमें उसका सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस ऐसे देखना होता है। तो इसलिए भी ये एरिया मुझे बहुत फैसिनेट करता है, बिकॉज रादर देन गोइंग इन डेप्थ हम उस चीज को बहुत होलिस्टिक वे में चारों तरफ से देखते हैं। और जहां तक बायोलॉजी की बात है, मेरा इन जनरल बायो में इंटरेस्ट था। मैंने 9th-10th में बायो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मुझे इन जनरल बायो वाला पोर्शन भी रिलेटिवली इजी लगता था। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि इंजीनियर्स को थोड़ा वो पार्ट ट्रिकी लगता है। तो इसको थोड़ा बैलेंस करना हो जाता है इम्पोर्टेंट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग सीएस में कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ऑप्शनल की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको क्या लगता है कि मोस्टली हम देखते हैं जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एंथ्रोपोलॉजी उनका एक फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है? आप अगर टॉप 10 रैंक्स की बात करते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से उनका तो फिर भी कुछ हद तक समझ में आता है, पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अपने सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैथ्स वाले भी अगर आप देख रहे हो, जो अपने ऑप्शनल को छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी की तरफ उनका शिफ्ट आ रहा है, तो क्या उसका आपके नजरिए में क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या आपको लगता है? सर इसका तो डेटा, पहली बार डेटा मुझे अगर हो तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास डेटा नहीं है तो इसको बताना मुश्किल है। बट स्टिल बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक फैक्टर है। और एंथ्रोपोलॉजी में जैसे हम लास्ट 2-3 सालों में देख रहे हैं, सेलेक्टेड लोग अपने नोट्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नारायण अमित सर, मंदार पाटकी सर, लक्ष्मी मैम, इन लोगों ने अपने नोट्स शेयर किए हैं। तो इससे भी काफी प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर किया उनके उसमें मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में भी मार्क्स 310, 320, 330 आते हैं, और बाकी ऑप्शनल में भी 300+ मार्क्स आ रहे हैं। सो रादर देन लुकिंग फॉर इजियर ऑप्शन, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी मैं नहीं मानता कि एक आसान ऑप्शनल है, बिकॉज इसमें भी आपको एक लेवल से ऊपर मार्क्स लाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये चॉइस अगर कोई कर रहा है तो बहुत कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। ऑल राइट उत्कर्ष, एंड अगर आप इंटरव्यू की अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके, क्या ऑप्शनल के ऊपर वहां पे थोड़ा स्ट्रेस रहा? किस तरह के क्वेश्चंस, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर कई बार हमारे जो
स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड है, उनका क्वेश्चन होता है कि हम डैफ में अगर क्या चीज को रखें तो ज्यादा बेहतर होता है, और क्या आपसे ऑप्शनल और हॉबीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए? सर फाइनल इंटरव्यू में ऑप्शनल पर तो सवाल नहीं थे, गुवाहाटी पे एक दो सवाल थे, बट वो मेरे कॉलेज से रिलेटेड थे। Alright. मेरे हॉबी पे क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल मैंने हॉबी में बास्केटबॉल लिखा था, तो उस पे क्वेश्चन था कि बास्केटबॉल क्रिकेट के जैसे पॉपुलर क्यों नहीं है, विच इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर मी। और बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे। मैंने गजल और कव्वाली लिखा था अपने हॉबी में, जो कि मैं सुनता हूँ काफी फॉन्डली। तो मुझे आमिर खुसरो के बारे में पूछा गया था, और गजल को कैसे प्रमोट करना है, क्या उसका क्रेज कम हो रहा है, इन सारे चीजों पे पूछा गया था। मेजर ये 2-3 एरियाज थे। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं एज एन ऑप्शनल आपने चुना, आपके रिजल्ट्स में, क्योंकि आपने 3 मेंस यहाँ पे अपीयर किए हुए हैं, और आपके रिजल्ट में एक बहुत अच्छा पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आपका स्कोर अराउंड 198 था, एंड हाँ, क्लोज टू 200 था। ओके, देन इट शिफ्टेड टू इन द रेंज ऑफ 240, 40 कुछ नंबर का यहाँ पे एक वहां पे जंप दिखा, एंड इन द फाइनल अटेम्प्ट जो आपका है वहां पे फिर से 40 नंबर का एक जंप दिखता है, और आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 288 वहां पे स्कोर किया। यस सर, यस सर। और तो क्या आपकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस रही होंगी, क्या इंप्रूवमेंट का आपको देख रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन आपको देखने को मिला स्विफ्टली? सर एक चीज तो मुझे ये लगती है कि जब मैंने सेल्फ स्टडी किया था, कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमें चीजें अच्छी लगती है हम उनको प्रिपेयर करते हैं, और जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है उनको छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट मेंस में मुझे जैसे दोनों पेपर में क्लोज टू 100 मार्क्स थे, तो क्योंकि कुछ एरियाज ही प्रिपेयर्ड नहीं थे और उनकी वजह से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाया था अपने चॉइस के हिसाब से। मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़े थे जिनमें मेरी नॉलेज पुअर थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे पेपर 1 में 143 मार्क्स थे, बट पेपर 2 में मेरे क्लोज टू 100 वैसे ही मार्क्स आए थे। तो इसमें एक चीज मुझे ये रियलाइज हुई थी कि पेपर 2 के आंसर्स मैं काफी जीएस ओरिएंटेड ही लिख रहा था। केस स्टडीज में नए नहीं लिख रहा था, थोड़े एंथ्रो के डायमेंशंस नहीं ला पा रहा था। फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैंने सेकंड मेंस में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे क्वेश्चन लिखा था, और वो बिल्कुल जीएस ओरिएंटेड आंसर लिखा था। ना कोई विलेज की का एग्जांपल था, ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया था। तो इन आंसर्स की वजह से मुझे लगता है कि मेरे पेपर 2 में मार्क्स उतने ही रह गए थे जितने लास्ट बार थे। इस वाले मेंस में मैंने पेपर 1 के मार्क्स को कम नहीं होने दिए हैं, प्लस पेपर 2 में मैंने मेहनत की है, और पेपर 2 में मैंने ये इंश्योर किया कि मैं नए केस स्टडीज लिखूंगा, सारे एरियाज कवर करूंगा, और पेपर कंप्लीशन पे ध्यान दूंगा। तो पेपर 2 में मेरे मार्क्स इस बार आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट हैं कंट्री में। मुझे 157 आए हैं इस बार पेपर 2 में। दैट्स ग्रेट, क्वाइट एन अचीवमेंट। सो आपने क्योंकि सारी चीजों को सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर किया, इसमें क्या कुछ दिक्कतें आई, और क्या कुछ एक सोर्स आपने, अगर आपको कुछ याद हो कि कोई सोर्स पर्टिकुलरली आपने रिलाय किया, या फिर डायनेमिक पोर्शन को आपने कैसे कवर करने की कोशिश की? क्योंकि हम मानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज मोर और लेस स्टैटिक इन नेचर, तो डायनेमिज्म का जो चीज होता है अपने आंसर को इनरिच करने के लिए, वो आपने किस तरीके से यहाँ पे कवर किया? सर सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम ये आती है कि सारे टॉपिक्स को कवर करना बिकम्स अ टास्क, बिकॉज कुछ चीजें छूट जाती हैं। अगर आप कोई क्लासरूम कर रहे हो तो आपको सारी चीजें, सारे टॉपिक्स करा दिया जाता है। सेल्फ स्टडी में कोई कोई एरियाज छूट जाते हैं, उनको प्रिपेयर करना, उन पे नोट्स बनाना बिकम्स अ टास्क। ये एक प्रॉब्लम आई थी, उसको मैंने सॉल्व ऐसे किया था कि पहले लेयर में मैंने सारी बेसिक बुक्स तो पढ़ी थी, इतना मुझे याद है। मैंने बेसिक बुक्स पढ़ के बेसिक नोट्स बनाए थे। उसके बाद लेयर्ड वे में मैंने वैल्यू एडिशन किया था। बहुत सारे सेलेक्टेड लोग अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल्स पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल मंदार पाटकी सर, नारायण अमित सर लास्ट ईयर, सचिन गुप्ता सर 2-3 साल पहले, अपाला मिश्रा मैम, ऐसे लोगों ने अपने नोट्स डाले हैं। इन नोट्स से मैं पहली चीज तो ये करता था कि जिस टॉपिक पे मेरे पास नोट्स नहीं है, वो वहां से देखता था उनके नोट्स से, और इन जनरल भी मैं उनके नोट्स को स्किम थ्रू करता था कि कोई नई केस स्टडी अगर उन्होंने लिखी है तो वो मैं अपने पास ऐड करता था। कोई नया डायग्राम है वो उसको ऐड करता था। इसके साथ ही साथ इंटरनेट का यूज करता था, और इंटरनेट पे मैं कोशिश करता था खुद से भी केस स्टडी सर्च करूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी के नोट से लिख रहे हैं तो उसने उस चीज को पहले यूज किया हुआ है, और अगर आप यूज कर रहे हो तो 10 लोग और भी यूज कर रहे होंगे उसको। तो मेरी कोशिश थी कुछ नए केस स्टडीज भी अपने रिसर्च से, अपनी मेहनत से सर्च करूं, और आई थिंक इट वाज रिवॉर्डेड इन दिस ईयर। वो आपके मार्क्स से रिफ्लेक्टेड है, जो आपने खासकर पेपर 2 में जो स्कोर किया है, दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। काफी अच्छे मार्क्स वहां पे आपने स्कोर किए। एंड आंसर राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और सबसे पहला सवाल तो बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि जीएस के जो ऑप्शन है डेफिनेटली उसको लिखने का तरीका ऑप्शनल से अलग होने वाला है। एम्फेसिस की बात कर लो अगर आप, तो आप क्या समझते हो कि अगर ऑप्शनल, खासकर एंथ्रोपोलॉजी ऐसे ऑप्शनल को आप मेंस में लिख रहे हो,
उसमें आपको क्या डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए जो आपके आंसर्स को जीएस वाले आंसर से अलग बना सके? सर दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पोर्टेंट पेपर 2 के लिए खासकर, बिकॉज क्वेश्चंस देख के ही लगता है कि वो जीएस में भी पूछे जा सकते हैं, सोसाइटी में भी। फॉर एग्जांपल कास्ट का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जीएस 1 में भी आ सकता है, एंथ्रो पेपर 2 में भी आ सकता है, बट लिखने का तरीका अलग है। एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिखने में हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, उनकी किताबों का नाम, कुछ उनके द्वारा की गई केस स्टडीज, ये सारी चीजें हमारे आंसर में स्प्रिंकल्ड हो वेन एवर रिक्वायर्ड। बहुत ओवरडू नहीं करना और बहुत आउट ऑफ प्लेस नहीं लिखना है, बट एप्ट केस स्टडीज वेयर दे आर रिक्वायर्ड वो बहुत जरूरी है एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स लाने के लिए। पेपर 1 में ये चीज थोड़ी कम होती है, बिकॉज क्वेश्चन जैसे बायो क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है बहुत जनरिक आंसर लिखने का, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन क्रोमोसोमल एबरेशन पे पूछा है तो अगर आपको नहीं आता आप नहीं लिख पाओगे। तो पेपर 1 में स्टिल आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हो, बट वहां भी आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनकी केस स्टडीज ये लिखनी ही है। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में केस स्टडीज लाने का स्कोप नहीं है, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस, बिकॉज आप केस स्टडीज वहां भी केस स्टडीज डाल सकते हो। अगर आप खुद से सर्च करोगे तो देयर आर केस स्टडीज डन फॉर एवरीथिंग, ट्विन स्टडी, को ट्विन स्टडी, फॉस्टर चाइल्ड, सब पे केस स्टडीज मिलेंगी आपको। और पेपर 2 में थोड़ा खासकर ध्यान देना पड़ता है कि आंसर जेनरिक ना बन जाए। ये बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है, बिकॉज टाइम का भी कॉन्स्टेंट होता है एग्जाम में, स्पेस का भी कॉन्स्टेंट होता है, तो नेचुरली हमारा दिमाग जेनरिक आंसर लिख देता है अगर उसको प्रैक्टिस नहीं हो तो, और केस स्टडीज याद नहीं हो तो। डेफिनेटली। उत्कर्ष ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही कि जो पेपर 1 वाला सेगमेंट हम लोग देख रहे होते हैं, वहां पे जेनरिसिटी को कम करने के लिए आपको कई सारी चीजों को खुद की तरफ से एफर्ट्स को डालना होता है। फॉर एग्जांपल, कई बार कहा जाता है कि पेपर 1 में चाहे जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर हो या फिर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो, वहां पे चीजें स्टैटिक रहती है, केस स्टडीज की जरूरत नहीं है। पर जैसा कि उत्कर्ष ने यहाँ पे सही तरीके से मेंशन किया, वहां पे भी आप डायनेमिसिटी को, केस स्टडीज को और भी कई तरीके की जो रिसेंट रिसर्चेस हो रही हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैरिज में चेंजेस के बारे में आपसे पूछा गया है, डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में आपके खुद के देश में मामला चल रहा है सेम सेक्स मैरिजेस को किस तरीके से एक्सेप्टेंस, उसकी जो रिकॉग्निशन मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपके आंसर दूसरों से थोड़े अलग बनते हैं। एंड सिमिलरली जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो आपको कोर्ट इन मेथड की स्टडीज देखने को मिलती है, फॉस्टर चिल्ड्रन वाली स्टडीज देखने को मिलती है, शिकागो स्कूल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मल्टीपल स्टडीज आपको देखने को मिल रही है, एजिंग के ऊपर कई सारी रिसर्चेस हो रही हैं। आई बिलीव देयर वाज एन इंडिविजुअल, ही वाज हैविंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, और उन्होंने एजिंग को अपना वहां पे मेंशन किया हुआ था कि डीएफ में कि उनको एजिंग के ऊपर रिसर्च करने में और रिसर्च स्टडीज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनसे क्वेश्चन भी उस तरीके के पूछे गए। तो इन सारी चीजों को आप लोग भी, रेसिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है वहां पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डायनेमिसिटी को डाल सकते हो, जो आपके आंसर को दूसरे के आंसरों से भी अलग बनाता है और जेनेरिसिटी को रिड्यूस करके थोड़ा नुआंस को, एक नोवेल्टी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसमें ऐड करूंगा कि करंट अफेयर्स जैसे भी हम पढ़ रहे हैं, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स से एंथ्रो स्पेसिफिक कंटेंट निकाल पाए, बिकॉज अगर हम करंट का डायमेंशन डाल रहे हैं आंसर्स में, स्पेसिफिकली पेपर 2 में कास्ट वगैरह क्वेश्चन में, जैसा आपने बोला, अगर करंट के डायमेंशंस डाल रहे हैं तो बहुत नया फीचर आता है हमारे आंसर से, बहुत नॉवेल्टी आती है। तो डेली जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इंश्योर करना चाहिए कि जो चीज एंथ्रो में यूज कर सकते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते गए और उसको पेपर के सिलेबस से लिंक करके रखें कि कौन से टॉपिक में ये चीज यूज हो सकती है। ये करना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली एग्री विद उत्कर्ष ऑन दैट। और हम अपने बैचेस में खासकर स्टूडेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि आपको इस तरीके से एक मेंटेन, एक तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या एस्पेक्ट है। अगर सिलेबस A to Z आपको रटा नहीं है तो भी टॉपिक्स का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, ताकि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को आप जब पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत वो हेडिंग्स, वो टॉपिक्स देखते ही आ जाए कि ये यहाँ पे रेलिवेंट होता है और आप उसका एडिशन कर सको। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली वी बोथ हैव बीन टू मेघालय, हम लोग दोनों वहां पे जा चुके हैं, रह चुके हैं। रिसेंटली आपको देखने को मिला था, न्यूज में कवरेज थी कि वहां पे जो खासीस ट्राइब है, उन्होंने एक वहां पे नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उनकी रीजनल बॉडीज ने कि जो भी लोग फादर का सरनेम यूज कर रहे हैं, फादर का टाइटल सरनेम वहां पे यूज कर रहे हैं, उनको वहां पे ट्राइबल स्टेटस या शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो मेट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट, ये सारी बातों को आप वहां पे करंट को यूज कर सकते हो, डायनेमिसिटी को, नोवेल्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आंसर्स में। एंड उत्कर्ष, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में खासकर फॉर एग्जांपल वी आल्सो हैव इन आवर बैचेस, हम कॉम्प्रिहेंसिव जो बैच चलाते हैं यहाँ पे इंक्लूडेड होता है हमारे बैचेस में टेस्ट सीरीज। पर अक्सर जब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, शुरुआत में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, और शुरुआत में जब अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो काफी डिसहार्टन हो जाते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो, जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं तो आपको
क्या कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या उससे आपको एक डिसहार्टन होके छोड़ देना चाहिए आंसर राइटिंग को, या फिर वहां पे आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चाहिए? आप क्या बिलीव करते सर मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, और शुरू में हम खराब आंसर ही लिखेंगे चाहे कभी भी स्टार्ट करें। तो जल्दी लिखना चाहिए, जल्दी फेल करना चाहिए, जल्दी सीखना चाहिए, ये 3 स्टेप बहुत लगातार होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में मुझे लगता है कि हर आंसर से इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप उसको किताब में पढ़ रहे हो तो आपको डबल टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर आपने एक टेस्ट पूरा लिख दिया तो आपने 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं उनमें अगर आपने उस आंसर को अपने मेंटर से डिस्कस किया या फिर उसके मॉडल आंसर देखे या फिर खुद से भी अपने नोट्स को रिवाइज किया, तो जितना आप खुद से पढ़ सकते हो उससे दोगुनी तिगुनी आप रिवीजन कर सकते हो, उससे दोगुनी तिगुनी कंटेंट इंटरनलाइज कर सकते हो। बिकॉज एक आंसर से 2-3 नए केस स्टडीज पता चल सकती हैं, 2-3 नए डायमेंशन पता लग सकते हैं। और ये तो कंटेंट का पार्ट हुआ, लिखने वाला पार्ट आप अलग सीखते हो आंसर से कि लिखना कैसे है। पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी में, सारे ऑप्शन में, तो बिकॉज आपको 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं 8 में से, और सेक्शन ए बी दोनों में से चूज करना है। सो चूज करना ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेज कैसे करना, बिकॉज 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में। तो ये बहुत सारी चीजें हम आंसर लिखने सीखते हैं, और हमें ये खुद को बताना चाहिए कि पहले आंसर हम खराब ही लिखेंगे, पहले टेस्ट में मार्क्स कम ही आएंगे। बट अगर हमने 10 टेस्ट लिख दिया ऐसे या 5 टेस्ट लिख दिया, तो जो इम्प्रूवमेंट होगी वो सेल्फ स्टडी या फिर वो पढ़ाई करके जितनी आएगी उससे ज्यादा आएगी। तो ये खुद को बताते रहना चाहिए। डेफिनेटली। और आपके इस आंसर से एक कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के लिए, कि कई सारे बच्चे जो जीएस के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी 3 घंटे की लगभग क्लासेस या एट टाइम्स मल्टीपल क्लासेस लगी हुई है जीएस की, साथ में ऑप्शनल की 2 to 3 आवर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स पे भी उनको फोकस करना है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, और इतनी सारी क्लासेस जीएस ऑप्शनल करंट का जो आपका पोर्शन है उसके बाद आप रिवीजन को कैसे वहां पे देख सकते हो प्रिपरेशन की जर्नी में? सर मैंने क्लासेस तो नहीं किया था ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए, तो थोड़ा मुझे इस पे एक्सपीरियंस कम है। पर मेरे हिसाब से आपने किस हिसाब से उसको हैंडल किया अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में? क्या टाइम अलॉट किया जीएस के पोर्शन के लिए, ऑप्शनल के पोर्शन के लिए? सर जैसे मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था तो अराउंड 5-6 महीने का ऐसा स्ट्रेच था जब जहाँ पे मैं 70% 60% ऑप्शनल ही पढ़ता था, बिकॉज वो मेरे नोट्स बनाने वाला पार्ट था। उस टाइम पे जीएस थोड़ा कम था, बट ये इसलिए था बिकॉज एंथ्रो के एक बार स्केलेटन में बेसिक नोट्स बन जाएंगे मेरे पास, तो फिर उसमें रिविजन करने के टाइम वैल्यू एडिशन होगा, या रिविजन करूंगा तो वो जल्दी होगा। नोट्स बनाने वाला काम टीडियस है, बट नोट्स बनाने का काम बहुत रिवॉर्डिंग है। तो अभी जो क्लास अगर लोगों के जैसे क्लासेस होते हैं पूरे दिन में 2-2 3-3 क्लासेस होते हैं, ये काम बहुत टीडियस लगता है बट बहुत रिवॉर्डिंग है अंत में, क्योंकि एक बार आपके नोट्स बन गए तो फिर वो मैनुअल मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि एक टॉपिक पे नोट्स नहीं है उसको अलग से ढूंढो या उसको अलग से करो। अभी थोड़ा सा केओस लगता है, बट और रिविजन भी इस पॉइंट पे टफ लगती है। तो मैं तो यही करूंगा, अगर मुझे देना होता, मुझे क्लासेस होती, तो मैं ये इंश्योर करता कि कोई भी जो मैंने क्लास किया है उसको एक बार मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि रिवाइज कर लूं, और विद इन अ वीक एक बार और उससे गो थ्रू कर लूं। कोई ऐसा स्ट्रेच नहीं जाना चाहिए 2 महीने 3 महीने का जहाँ पे मैंने नोट्स रिवाइज ही नहीं किए या फिर क्लास नोट्स रिवाइज ही नहीं किए हैं, क्योंकि आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिनके क्लास नोट्स बहुत बुकलेट हो जाते हैं, बट लास्ट में वो बुक जैसे ही बच जाते हैं, क्योंकि अगर आपने रिवाइज किया नहीं किया तो वो एक दूसरी किताब बन जाती है। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपकी क्लासेस भी हैं उनके साथ रिवाइज करने के लिए, बट बहुत रिवॉर्डिंग है ये प्रोसेस। डेफिनेटली। तो उत्कर्ष उज्जवल जी ने जैसा कि यहाँ पे बताया कि जो भी हार्ड वर्क आप यहाँ पे कर रहे होते हो उसके फ्रूट्स आपको ही रीप करने हैं। तो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, हर एक चीज जो आप अपनी प्रिपरेशन में दे रहे हो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, जिस तरीके से उत्कर्ष जी के लिए बेनिफिशियल हुआ है। सो स्टडी आईक्यू में ये हमारे साथ थे ऑल इंडिया रैंक 68 उत्कर्ष उज्जवल जी, एंड in the last also like to congratulate you once again and thank you for joining with us, and with that we'll have your leave. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।